हेडिंग लिखा है लाइट प्रोपोगेशन इन फाइबर्स। ये 3rd बार रिपीट कर रहे हैं हम और बता रहे हैं कि क्यों पढ़ रहे हैं हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि किन पर्टिकुलर कंडीशन में लाइट को हम फाइबर में लॉन्च करें जिससे कि कोर और क्लेडिंग इंटरफेस पे क्या हो जाए आपका TIR फॉलो। दैट इज कि लॉन्चिंग एंड में किस पर्टिकुलर इंसिडेंस एंगल पे हम लाइट को क्या करें लॉन्च करें, और वो पर्टिकुलर एंगल आगे क्या कहलाएगा आपका एक्सेप्टेंस एंगल कहलाएगा। तो ये डायग्राम मैं बता चुका हूँ और सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे दो मीडियम चाहिए तो हम पहले फर्स्ट पेयर की बात करें, एक लॉन्चिंग एंड की और एक कोर की। लॉन्चिंग एंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N0, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1। तो सबसे पहले स्नेल्स लॉ हमने अप्लाई किया है। लॉन्चिंग एंड दैट इज उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है आपका N0, कोर दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है N1। स्नेल्स लॉ होता है 1μ2 इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1 इक्वल्स टू sin I अपॉन sin R। यहाँ μ1 की जगह क्या है आपका N0 है, μ2 की जगह क्या है N1 है, तो हमने क्या लिख दिया N1 अपॉन N0। ठीक है, I की जगह क्या है आपका थीटा I है तो थीटा I लिख दिया, R की जगह क्या है आपका थीटा R है तो क्या लिख दिया हमने थीटा R। दैट इज साइन थीटा I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका ये साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा साइन थीटा R N1 अपॉन N0। तो ये आपका ये इक्वेशन 1 यहाँ पे डिराइव हो जाएगा। इक्वेशन 1 में कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम, प्लीज मेंशन। नेक्स्ट स्लाइड पे जाए। इक्वेशन 1 कहाँ से आया, क्लियर है? ओके है ना। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड को देखो, है ना, मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रायंगल ABC। कौन सा ट्रायंगल लिया है बता दे रहा हूँ मैं भी, ABC कौन सा लिया है। यहाँ पे इस डायग्राम में इसको मैंने मान लिया है A, इसको मान लिया है B और इसको मान लिया है C। ये आपका A, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट इज ये कितना एंगल हो जाएगा आपका ये 90 डिग्री। ये थीटा R है, इसको हम सबसे पहले क्या मानते हैं फाई I मानते हैं। ठीक है, ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180, ये पता ही है सबको आपको, जिसमें से ऑलरेडी एक क्या आपका 90 डिग्री है, दैट इज थीटा R और फाई I, इसका सम कितना हो जाएगा 90, और 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा आपका ये 180। तो मैंने जो नेक्स्ट स्लाइड जो डिस्प्ले की है और लिखा है मैंने, क्या लिखा है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC थीटा R प्लस फाई I इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, दैट इज यहाँ से मैं थीटा R की वैल्यू निकालो तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस फाई I। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ
दोनों साइड साइन लूँ मैं, तो साइन थीटा आर इक्वल्स टू साइन 90 माइनस फाइव आई। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, इसलिए क्या हो जाएगा आपका कॉस फाइव। तो साइन थीटा आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका कॉस फाइव। इस इक्वेशन 2 की वैल्यू हम किस में पुट कर दें? इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 भी डिस्प्ले बता देते हैं आपको प्रीवियस, ये वाला था आपका इक्वेशन 1। तो यहाँ पे थीटा आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा आर की जगह कॉस फाइव लिख सकते हैं। तो जहाँ पे साइन थीटा आर था वहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? कॉस फाइव लिख दिया। ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें दोनों इंटरफेस को क्या करना है? कोरिलेट करना है। और फर्स्ट जो इंटरफेस था आपका लॉन्चिंग एंड और कोर का, उसके बेसिस पे हमें क्या करना है? कोर क्लेडिंग इंटरफेस पे टीआईआर फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए हमें कंडीशन को डिराइव करना है। तो इक्वेशन 3 कहाँ से आया? क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़े। एनीवन मेंशन? यस और नो? यस सर, है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं हम। हर स्लाइड ध्यान से समझना, नोट करने की जरूरत नहीं, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, है ना? तो इक्वेशन 3 हमारा क्या हो गया? साइन थीटा आई इक्वल्स टू n1 अपॉन एन नॉट इंटू कॉस फाइव आई। ये हो गया आपका इक्वेशन 3। अब मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, एक लिखा है, ध्यान से समझना। थीटा आई लिखा है, फिर लिखा है थीटा आर, फिर लिखा है फाई आई, और फिर लिखा है फाई आर। तो चारों एंगल क्या है आपके समझना पहले। ये है आपका लॉन्चिंग एंड का इंसिडेंस एंगल, ये क्या है आपका रिफ्रैक्शन एंगल। किस पेयर के लिए? लॉन्चिंग एंड और कोर के लिए। अब कोर से पास होता है तो कौन सा इंटरफेस स्टार्ट हो जाता है आपका? कोर और क्लीडिंग। तो कोर और क्लीडिंग का जो इंसिडेंस एंगल है वो आपका फाई आई है, और उसका रिफ्लेक्शन एंगल क्या है आपका? फाई आर है। मैं डायग्राम फिर से दिखा दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे देखना ये डायग्राम, इसी डायग्राम से कोरिलेट किया है। ये आपका थीटा आई, ये आपका थीटा आर, यहाँ पे इसको मैंने माना है फाई आई, और ये टी आई आर के पहले, एग्जैक्ट टी आई आर नहीं होगा, टी आई आर मान लो हमारा बाद में होता है ना। पहले क्या होगा? ये किसी पर्टिकुलर एंगल पे रिफ्रैक्ट होगा, और उसको क्या नाम दे दिया मैंने? फाई आर दे दिया, ठीक है। जैसे हमने भी टी आई आर का डायग्राम पढ़ा था, पहले यहाँ थीटा आई था, फिर इसको हम चेंज करेंगे तो कोई ना कोई पर्टिकुलर कंडीशन पे ये क्या हो जाएगा आपका? ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? उस 90 डिग्री को आइडेंटिफाई करना है। दैट इज, सबसे पहले क्या करना है आपको? थीटा आर की वैल्यू कौन सी कंडीशन में कन्वर्ट करना है? 90 डिग्री पे। ये थीटा आर किस पे डिपेंड करेगा आपका? फाई आई पे। जैसे जैसे आप फाई आई चेंज करते जाओगे, क्या चेंज होते जाएगा आपका? थीटा आर चेंज होते जाएगा, सॉरी फाई आर चेंज होते जाएगा। लेकिन ये फाई आई किस पे चेंज होगा आपका? थीटा आर पे। थीटा आर किस पे चेंज होगा आपका? थीटा आई पे। दैट इज, हमें किसके लिए इंटरफेस पे क्या देखना है? क्रिटिकल कंडीशन, दैट इज
फाई आर की वैल्यू पहले क्या एस्टेब्लिश करना है, 90 डिग्री। ये किस पर डिपेंड करेगा आपका, फाई आई पे। ये किस पे डिपेंड करेगा आपका, थीटा आर पे। और ये किस पे डिपेंड करेगा आपका, थीटा आई पे। तो हम इसको इतना चेंज करेंगे थीटा आई को कि आपका जो कोर क्लेडिंग है इंटरफेस, वहाँ पे फाई आर की वैल्यू कितनी हो जाए आपका, 90 डिग्री हो जाए, या फाई आई की वैल्यू कितनी हो जाए, फाई सी हो जाए। वो कौन सी कंडीशन कहलाएगी आपकी, क्रिटिकल कंडीशन। क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन जब तक इस्टाब्लिश नहीं होंगी तब तक आपका क्या नहीं होगा, टी आई आर फॉलो नहीं होगा। तो वह पर्टिकुलर इंसिडेंस एंगल कहाँ पर, लॉन्चिंग एंड में, जो कोर क्लेडिंग इंटरफेस पे क्या प्रोड्यूस करेगा आपका, क्रिटिकल कंडीशन। इसके लिए टी आई आर के लिए वो क्या कहलाएगा आपका, एक्सेप्टेंस एंगल कहलाता है उस पर्टिकुलर ऑप्टिकल फाइबर के लिए। फिर से समझा दे रहा हूं मैं डायग्राम में, है ना, क्योंकि ये आपका फिर से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ये मान लिया मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये फाई आई है और ये क्या आपका फाई आर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये कोर है आपका, ये है क्लेडिंग, ये हो गया मीडियम 1, ये हो गया मीडियम 2। अभी हम इसको भूल जाए। यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों के बीच क्या प्रोड्यूस कराना है आपको, टी आई आर। और टी आई आर प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले क्या कंडीशन होना चाहिए आपकी, क्रिटिकल कंडीशन। दैट इज फाई आर का वैल्यू कितना होना चाहिए आपका, 90 डिग्री, ठीक। अभी 90 डिग्री किस पर डिपेंड करेगा आपका, फाई आई पे। कब, जब फाई आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, फाई सी के बराबर। अब ये फाई सी किस पे डिपेंड करेगा आपका, थीटा आर पर। और ये थीटा आर किस पे डिपेंड करेगा आपका, थीटा आई पर। तो कोई ना कोई हमें पर्टिकुलर इंसिडेंस एंगल मिलेगा लॉन्चिंग एंड में, जो कोर क्लेडिंग इंटरफेस पे क्या प्रोड्यूस करेगा आपका, टी आई आर की कंडीशन को प्रोड्यूस करेगा। उस पर्टिकुलर इंसिडेंस एंगल को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, सॉरी क्रिटिकल एंगल है एक्सेप्टेंस एंगल। तो इसलिए जो मैं नेक्स्ट आपको तो यहाँ पे मैंने लिखा था आपका कि फाई आर फाई आई पे डिपेंड करेगा, फाई आई थीटा आर पे डिपेंड करेगा, और थीटा आर किस पे डिपेंड करेगा, थीटा आई पे। तो सो फॉर पर्टिकुलर थीटा आई, और वो थीटा आई को मैंने क्या मान लिया, थीटा ए, फाई आर इक्वल्स टू क्या होगा आपका 90 डिग्री, या फाई आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फाई सी। उस पर्टिकुलर इंसिडेंस एंगल को हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस एंगल कहते हैं। तो उस कंडीशन में जहाँ पे आपका थीटा आई था, वहाँ पे यदि मैं क्या पुट कर दूँ, थीटा ए पुट कर दूँ, N1 अपान N2 एज इट इज रहेगा, लेकिन फाई आई की जगह क्या आ जाएगा आपका, ये फाई सी आ जाएगा। और इस प्रकार आपको इक्वेशन 4 मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमें क्या मिल गया, एक्सेप्टेंस एंगल के लिए एक रिलेशन मिल गया। अब एक्सेप्टेंस एंगल में हम देखें, एक तो आपको N1 मिल गया और एक क्या मिल गया, N0 मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, फाई सी की वैल्यू चाहिए। एंगल की वैल्यू निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इनसाइड द कोर, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस फाई सी को भी किस में फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस के फॉर्म में। तो रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फिर से हम क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। लेकिन किसके लिए स्नेल्स लॉ लगाएंगे, अभी हमने लगाया था लॉन्चिंग एंड और कोर के लिए, अब लगाएंगे हम किसके लिए, कोर और क्लेडिंग के लिए। तो फिर से इक्वेशन 4 तक क्लियर है। तो हम आगे बढ़े इक्वेशन 4 के बाद, प्लीज मेंशन। ओके है ना। इक्वेशन 4 के बाद हम देखते हैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं हम किसके लिए, स्नेल्स लॉ फॉर कोर एंड क्लेडिंग के लिए। तो 1 N2 इक्वस टू क्या हो जाएगा, N2 अपान N1 इक्वस टू साइन फाई आई अपान फाई आर। तो जहाँ जहाँ आपका N0 था पहले, वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका N1 आ जाएगा।
जहाँ पे आपका n1 था वहाँ पे क्या आ जाएगा, n2 आ जाएगा। जहाँ पे आपका थीटा आई था वहाँ पे फाई आई आ गया। जहाँ पे आपका थीटा आर था वहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका फाई आई की जगह क्या आ जाएगा, फाई आर आ जाएगा। तो n2 अपान n1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन फाई आई अपान फाई आर। ये स्नेल्स लॉ है किसके लिए, आपका कोर क्लेडिंग इंटरफेस के लिए। पहला जो स्नेल्स लॉ लगाया था हमने किसके लिए लगाया था, लॉन्चिंग एंड और कोर के लिए। अब इसमें यदि हम बोले कि यदि मैं फाई आई की वैल्यू क्या पुट करूँ, फाई सी पुट करूँ, दैट इज फाई आई की जगह मैं क्या पुट कर दूँ, फाई सी पुट कर दूँ, दैट इज कौन सी कंडीशन हो गई है, क्रिटिकल कंडीशन। उस कंडीशन में फाई आर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो इस प्रकार n1 अपान n2 अपान n1 इक्वल्स टू हो जाएगा साइन फाई सी अपान साइन 90, या साइन फाई सी इक्वल्स टू हो जाएगा n2 अपान n1, क्योंकि ये साइन 90 कितना हो जाएगा आपका 1, और साइन फाई सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका n2 अपान n1। तो इस प्रकार हमारा साइन फाई सी मिल जाएगा आपका n2 अपान n1। हमें चाहिए कि एक्चुअल में जो प्रीवियस है आपका इक्वेशन 4, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस फाई सी की। हमें क्या मिल गया है, कॉस फाई सी की वैल्यू चाहिए, हमको क्या मिल जाए, साइन फाई सी मिल गया है। और साइन फाई से क्या मिल जाएगा आपको, कॉस फाई सी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमें क्या मिल गया है यहाँ पर, साइन फाई सी मिल गया है n2 अपान n1। इसके आगे बढ़े, बस एक स्लाइड बची है जिसमें आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो कॉस फाई सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई सी। ठीक, साइन फाई सी का वैल्यू क्या है आपका n2 अपान n1। तो n2 अपान n1, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस n2 स्क्वायर अपान n1 स्क्वायर लिख सकते हैं, या कॉस फाई सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर अपान n1 स्क्वायर। इसको यदि मैं स्क्वायर रूट के बाहर लिख लूँ तो क्या हो जाएगा आपका n1। तो कॉस फाई सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपान क्या आ जाएगा n1। और 4 और 6 से इक्वेशन 4 में किसकी वैल्यू पुट करें हम, कॉस फाई सी की। तो आपका साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा n1 अपान n0 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपान n1। 4 को देख लो ध्यान से, यदि याद नहीं होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। ये था इक्वेशन 4, है ना। यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू पुट करना है, कॉस फाई सी की। और कॉस फाई सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपान n1। तो ये वाला पोर्शन हम किसकी जगह रख देंगे, कॉस फाई सी की जगह, जो कि हमने लिखा है यहाँ पे। ये पुट कर दिया आपको, कॉस फाई सी के बाद आपको 4 और 6 से साइन थीटा इक्वल्स टू n1 अपान n0 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपान n1। आपका ये जो n1 है, n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा साइन थीटा ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपान n0, या थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो इस प्रकार ये जो रिलेशन है ये कहलाता है किसके लिए इक्वेशन, एक्सेप्टेंस एंगल के लिए रिलेशन, या थीटा ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका। अब यदि आउटसाइड मीडियम क्या है आपका, एयर है, ये जो n0 है ये किसका रिफ्लेक्ट
रिफ्रैक्टिव एंगल था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था आउटसाइड मीडियम का। फॉर एयर एन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। तो एयर के लिए क्या हो जाएगा अभी इक्वेशन, थीटा ए इक्वल्स टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। इस प्रकार आपका जो डेरिवेशन है एक्सेप्टेंस एंगल के लिए, ये आपका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। फिर से मैं आपको एक्सेप्टेंस एंगल की कोई डेफिनेशन पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि वह पर्टिकुलर इंसिडेंस एंगल कहाँ पर, लॉन्चिंग एंड में, जो कोर क्लेडिंग इंटरफेस पे क्रिटिकल कंडीशन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, उस पर्टिकुलर इंसिडेंस एंगल को क्या कहते हैं हम, एक्सेप्टेंस एंगल कहते हैं, है ना। तो मैं 1 मिनट के लिए किसी को अनम्यूट करना चाहूँगा और बात करना चाहूँगा ना। मुझे आशुतोष पटेल दिख रहा है सबसे पहले, तो मैं आशुतोष पटेल आपसे बात करना चाहूँगा। आशुतोष प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करना। आशुतोष कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हैं। दिनेश कुशवाहा, दीपक लोधी जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करना। यस सर। ओके, कौन आशुतोष है, दीपक कौन है? यस सर, दीपक। दीपक, मन लग रहा है पढ़ाई में? जी सर। मिड सेम एग्जाम है समझ में पता नहीं आ है? रहा है मुझे। मिड सेम एग्जाम है पता है कि नहीं? कितनी तारीख से? वही तो पूछ रहा हूँ तुमसे मैं। सर अभी तो नहीं पता। बहुत बढ़िया, फिर कैसे मन लग रहा है पढ़ाई में? अभिषेक, अभिषेक त्रिपाठी जी, आपके कोई क्लास में सर्कुलेट नहीं हुआ था क्या? अभिषेक सुन पा रहे हो चैट बॉक्स में? दीपक लोधी आप ही के क्लास का है ना? उसको पता ही नहीं एग्जाम है। जी। फिजिक्स का ही पहला एग्जाम है बेटा, और वो है 11 तारीख को। और इसके लिए अपने को ये नहीं हाँ। सोचना है कि जब एग्जाम होगा टाइम टेबल आएगा तब देखेंगे। ये हम इसलिए एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं, नहीं तो अपन एक ही टॉपिक को 2-3 बार नहीं पढ़ते हैं ना। अभिषेक प्लीज अपने आप को म्यूट अनम्यूट कर लेना। अभिषेक, यस सर। सुन पा रहे हो? जी। है ना। जस्ट मैं पूछूं आपसे, यदि कहीं अपने को बताना है कि किसी भी ऑप्टिकल फाइबर में एक्सेप्टेंस एंगल का पता होना क्यों जरूरी है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है ये नहीं पूछ रहा हूं मैं, पता होना जरूरी। अभय सिंह तिवारी जी सुन पा रहे हो? यस मैं सर। आपको भी अनम्यूट कर रहा हूं। अभय, अजय वर्मा, जो मुझे दिख रहा है स्क्रीन पे। यस सर। अच्छा, यस सर, बोलिए सर। सुन पा रहे हो? यस सर। है ना। जैसे कोई आपसे पूछे, मैं ही पूछ रहा हूँ, ठीक है, कि ऐसे पूछिए। फाइबर का एक्सेप्टेंस एंगल आपको पता होने से क्या बेनिफिट है या क्यों पता होना चाहिए, तो आपका आंसर क्या रहेगा? सर एक्सेप्टेंस एंगल पता रहने से सर हम ये जान सकते हैं सर में टी आर हो रहा कि नहीं हो रहा सर यस, अंदर में। है ना।
नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है Yes, ये sir. तो ठीक है, अच्छी बात है, रिलेवेंट है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यदि हम एक्सेप्टेंस एंगल पे लाइट को लॉन्च करेंगे तो ही कोर तो क्लेडिंग अंदर में टीआर इंटरफेस हो पे रहा क्या है। होगा, टीआईआर होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं हम, यस सर, है ना। यस तो सर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बाकी लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एक्सेप्टेंस एंगल लॉन्चिंग एंड में या आउटसाइड मीडियम में वह पर्टिकुलर इंसिडेंस एंगल है जो कोर क्लेडिंग इंटरफेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मिनिमम कंडीशन या जिसे क्रिटिकल कंडीशन कहते हैं प्रोड्यूस करता है। यदि आप एट रैंडम किसी भी एंगल पे लाइट को लॉन्च करोगे कोर क्लेडिंग में या हम बोले कि किसी फाइबर में, तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि कोर क्लेडिंग इंटरफेस पे आपका क्या हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। और यदि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हम जितनी लाइट रेज लॉन्च करेंगे किसी फाइबर में वो सारी की सारी रिसीविंग एंड पे हमें मिले, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रिसीविंग एंड पे हमें वही लाइट्स मिलेगी जो टीआईआर को फॉलो करेगी। जो टीआईआर को फॉलो नहीं करेगी हमें रिसीविंग एंड पे नहीं मिलेगी। तो हमें यदि रिसीविंग एंड पे सिग्नल का आउटपुट प्रॉपर चाहिए तो हमें टीआईआर फॉलो होना चाहिए। और टीआईआर फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है या फॉलो करवाना आउटसाइड मीडियम में जो लॉन्चिंग एंड का जो एंगल होता है उस पर डिपेंड करता है। और वो हर एंगल पे टीआईआर फॉलो नहीं होता है, कुछ पर्टिकुलर एंगल पे ही टीआईआर फॉलो होता है और उस पर्टिकुलर एंगल को हम कहते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। और कभी कभी पूछा जाता है एक्सेप्टेंस कोण, तो एंगल का जस्ट डबल ट्वाइस थीटा ए क्या हो जाएगा आपका एक्सेप्टेंस कोण। तो इस पर आपका डेरिवेशन भी आ सकता है, डेफिनेशन भी आ सकता है या न्यूमेरिकल भी आ सकता है। न्यूमेरिकल हम पढ़ेंगे, आपको मैं घर के लिए होमवर्क दूंगा। न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए या पता होने के लिए आपको एक दो डेफिनेशन और पता होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक मिनट, ये लिखा है फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, है ना। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे डेरिवेशन में ज़रूरत पड़ेगी, आप न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ेगी। ये इसके पैरामीटर्स भी कहलाते हैं फाइबर पैरामीटर्स। जैसे लेजर पैरामीटर थे कि इसकी इतनी वेवलेंथ है, इसका इतना आउटपुट है, एक्सेट्रा। ऐसे ही क्या होता है, फाइबर के भी पैरामीटर्स होते हैं, उसको उन पैरामीटर के बेसिस पे आपको उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होता है। तो जैसे लिखा है फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, इस पैरामीटर से हमें ये पता चलता है कि जैसे हम ग्लास कोर विद ग्लास क्लेडिंग की बात करें तो कोर का क्लेडिंग के रिस्पेक्ट में या क्लेडिंग का कोर के रिस्पेक्ट में कितना हमने परसेंट क्या किया है, डोप किया है। तो लिखा भी मैं, दिस पैरामीटर इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ द कोर एंड क्लेडिंग टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। इट इज डिफाइंड बाय डेल एंड एक्सप्रेस्ड एज डेल इक्वल्स टू n1 माइनस n2 अपन n1। ये बताता है क्लेडिंग में डोपिंग का परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में, कोर के रिस्पेक्ट में। और यदि डिनोमिनेटर में क्या आ जाए आपका n2 आ जाए तो हमें वो बताता है, यहाँ जैसे लिखा है n1, ये दोनों में कॉमन रहेगा। यदि मैं यहाँ n2 लिख दूँ तो ये बताता है कोर में क्लेडिंग के रिस्पेक्ट में डोपिंग परसेंटेज। लेकिन जनरली हम कोर मटेरियल को क्या करते हैं, प्योर रखते हैं, इसलिए ये जो मैंने फार्मूला लिखा है वो किसके रिस्पेक्ट में लिखा है, कोर के रिस्पेक्ट में क्लेडिंग का परसेंटेज ऑफ डोपिंग। डेल की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। क्यों, क्योंकि n1 माइनस n2 आ रहा है न्यूमरेटर में और n1 की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है किससे, n2 से। n1 ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है, n2। ठीक है, इसके बाद एक और पैरामीटर है इसका जो न्यूमेरिकल में काम आएगा आपको।
न्यूमेरिकल अपर्चर, इस पैरामीटर से हम ये पता कर सकते हैं कि किसी ऑप्टिकल फाइबर से कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कर रहे हैं, हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर कर रहे हैं, और उसको हम लिखते हैं एन ए इक्वस टू साइन थीटा ए है, वो एम भी लिखा जाता है कभी कभी, तो ये हो जाएगा एन ए इक्वस टू स्क्वायर रूट ऑफ एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर। उसके बाद कभी कभी रिलेशन पूछा जाता है, एन ए और डेल में क्या रिलेशन है ना, तो एन ए इक्वल टू होता है एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टू डेल। कैसे आया ये मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा रिलेशन। मैं जस्ट ये पूछना चाहता हूँ, ये पढ़ाने के पहले किसी भी एक से मीटिंग एंड हो सकती है कभी भी, इसलिए मैं पहले आपसे बात करना चाहूँगा। 4 मिनट की मीटिंग है, मैं अभी बात करूँगा। आकाश लोधी दिख रहे हैं मुझे, आकाश लोधी, यस सर। आवाज आ रही मेरी? हाँ सर। मेरा एक क्वेश्चन सुनना ध्यान से, है ना, जनरल क्वेश्चन है, यस सर। ठीक है। जनरली हम मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं और रिलेशन पढ़ते हैं, जैसे मैंने यहाँ बताया कि न्यूमेरिकल अपर्चर और फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है और हमें पता होना चाहिए। तो जनरली हाँ सर। दो क्वांटिटी के बीच रिलेशन से हमें क्या फायदा होता है, क्यों रिलेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे एक क्वांटिटी मान लो, एक पैरामीटर मान लो ये है, दूसरा पैरामीटर बी है, ठीक है। ए और बी के बीच कोई रिलेशन है तो उससे आपको क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट्स होंगे या क्या प्रॉस्पेक्ट्स होंगे या उसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है। सर उसका डायमीटर ऐसे कुछ पता चलेगा कि डिफरेंट है उनमें इतना इतना। जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है, फॉर एग्जांपल, हेलो, हाँ सर। ठीक है। तो इन रिलेशन का आपको यस क्या सर। बेनिफिट मिलता है, इस रिलेशन का आप कहाँ यूज कर सकते हो। जैसे मान लो आकाश, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपका कोई यस सर। फ्रेंड का नाम, कोई भी क्या? फ्रेंड, आपके कोई फ्रेंड का नाम बताओ। सर शशांक पचौरी। शशांक पचौरी, है ना, ठीक है। शशांक और आकाश, आप दोनों में फ्रेंडशिप है, ठीक है। इस फ्रेंडशिप का किसी थर्ड हाँ पर्सन सर। को क्या बेनिफिट होगा। जैसे मान लो अभिषेक आपका फ्रेंड नहीं है, फॉर एग्जांपल, है ना, होगा, ऐसा नहीं सोचना कि नहीं है ना, हाँ सर। बुरा नहीं लगना चाहिए। जैसे यस सर। हाँ, मयंक कुछ लिख रहा है ना, शायद रिलेवेंट है, सही है ना। अभिषेक को क्या बेनिफिट है तुम्हारी दोस्ती से। जैसे मयंक रघुवंशी ने लिखा कि एक की वैल्यू पता हो तो हम दूसरे की पता कर सकते हैं, दूसरे की वैल्यू पता हो तो पहले की पता कर सकते हैं। जैसे किसी दिन आप नहीं आए तो अभिषेक शशांक से थोड़ा हाँ। बहुत आपकी इंफॉर्मेशन ले सकता है कि क्यों नहीं आया हुआ, है ना। इस हाँ सर। अभी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो न्यूमेरिकल में हो सकता है यस जरूरत सर। पड़े कि कहीं पर हमें एन दिया रहा हो और आपको डेल की जरूरत पड़ी, या हाँ। डेल दिया रहा हो तो किसकी जरूरत पड़ी, एन ए की जरूरत पड़ेगी। तो उनके बीच कोई रिलेशन होगा, उसके बेसिस पे हम हाँ क्या सर। कर सकते हैं, एन ए और डेल की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन यस हम सर। ये रिलेशनशिप तभी यूज करते हैं जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है डायरेक्ट फार्मूला वाला, क्योंकि रिलेशन जनरली क्या होता है, यस सर। कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज करके किया जाता है। जैसे शशांक और आप में फ्रेंडशिप है तो कुछ ना चीजें आपको कंप्रोमाइज यस भी सर। करनी पड़ती है। जरूरी नहीं कि सारी उसकी हाँ चीजें सर। आपको पसंद हो और उसकी आपकी सारी चीजें पसंद हो। तो उससे जो वैल्यू मिलती है आपको, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है, कभी भी डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिलती है। यदि मुझे डेल निकालना है और डेल का यदि मुझे डायरेक्ट फार्मूला पता है n1 माइनस n2 अपान n1, यदि सारी वैल्यूज आपको पता है और डेल निकालना है तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि किसके बेसिस पे निकालें, उसके डायरेक्ट फार्मूला पे। ऐसा नहीं कि आकाश भी प्रेजेंट है और शशांक भी प्रेजेंट है और अभिषेक शशांक से पूछ रहा है आकाश के बारे में,
तो जनरली एग्जैक्ट वैल्यू बता पाएगा क्या? नहीं बता पाएगा। तो इसलिए मैं एक जनरल एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि कोई भी हम आगे डेरिवेशन पढ़ते हैं या कोई रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो उसका यूज हम तभी करते हैं जब हमें अंदाजा या अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता करनी होती है या कुछ ऑप्शन नहीं रहता है तो हम बता सकते हैं कि इसकी इतनी वैल्यू हो सकती है। हम कभी भी एग्जैक्ट आंसर उससे Yes. पता नहीं कर सकते।